दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात तो स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट दिखाई दे रही है, जबकि बाजार में बहुत जबरदस्त गिरावट है। और बीएससी फाइनेंशियल सर्विस में देखें तो बहुत ही जबरदस्त गिरावट है बाजार के मुकाबले भी। उसके बावजूद भी जिस तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक मजबूती के साथ इस समय खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये इशारा है कि यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा गिरने को तैयार नहीं। और इसके पीछे वजह है इस रिजल्ट के अंदर आई पॉजिटिव बातें और मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान दिए गए वो काफ़ी मायने। क्या कहना है मैनेजमेंट का और आने वाले समय में क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस बजाज फाइनेंस को टक्कर देने वाला है? क्या बजाज फाइनेंस के लिए खतरे की घंटी है जियो फाइनेंशियल सर्विस? इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है और आज जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है, क्या इस लेवल पे खरीदारी हो रही है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 10:30-11 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स इस समय 72,138 पर है, जहाँ पे करीब 1000 पॉइंट के आसपास की बड़ी गिरावट है, यानी 1.35% डाउन है BSE सेंसेक्स। वैसे तो शुरुआत ही 71,998 पर हुई, यानी 72,000 के स्तर को तोड़ के शुरुआत की 1100 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ। अब गिरावट लगभग वहीं पर है। आज बिल्कुल प्योर प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है। पिछले दिनों स्टॉक लगातार सारे दौड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई सबकी बनी है और बाजार जिस तरह से दौड़ा ये प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और आ चुकी है, लेकिन डिप में खरीदारी काफ़ी शानदार हो रही है। अब जो BSE फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट है वो बहुत ही भयंकर है। 10,303 के स्तर पे 262 पॉइंट की भारी गिरावट, यानी 2.48% गिरा है BSE फाइनेंशियल सर्विस। इस हिसाब से तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में लोअर सर्किट लग जाना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गिरावट काफ़ी कम है यहाँ पे। आप देख दो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 247 पर, क्लोजिंग थी कल की 248 की, लगभग फ्लैट शुरुआत हुई, कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी। ये दिन भर का हाई है, जो लो बना वो 243 का है। तो इस समय 244 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 1.91% की गिरावट है, जिसको हम कोई बड़ी गिरावट नहीं करें। उसके पीछे वजह है कि निचले लेवल से बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें इस लेवल पे। अब आप देख ही सकते हो कि इसका जो 52 वीक का लो है वो 202 का, लेकिन हाई 269 का जो रिजल्ट के दिन ही बना था। आप देखो उसने ऑल टाइम हाई बना दी रिजल्ट के पहले, और वहाँ से अब इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है और इसीलिए नई यहाँ पे गिरावट की संभावना कम बन रही है। अब जैसे कि इस बार रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में कोई ज़्यादा कमजोरी नहीं थी। रेवेन्यू देख सकते हो जून 2023 में जहाँ पे इनका 414 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर में बढ़ के 608 करोड़ तक पहुंचा और इस बार भी 414 करोड़ का ही रेवेन्यू रहा। तो सितंबर के मुकाबले जरूर कम हुआ, लेकिन जून के बराबर ही रहा है, जिससे कह सकते हैं कि रेवेन्यू में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। दूसरी तरफ प्रॉफिट की बात करें तो जून 2023 में 332 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो सितंबर में बढ़ के 668 करोड़ तक पहुंच गए। इस बार 294 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो काफ़ी लोग कहने लगे कि या तो भयंकर गिरावट हो जाएगी, प्रॉफिट पूरा गिर गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रॉफिट है वो जून के बराबर ही है, 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो ऐसे में ये जो रिजल्ट है उसको ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें कोई ज़्यादा कमजोरी नहीं है, क्योंकि बिजनेस अभी शुरू होना है। और यहाँ से ऊपर जाके आप देखें तो CLSA की तरफ से तो कहा गया कि 300 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है यही हमें मानने को नहीं आ रहा है, यानी उनके हिसाब से ये तो बिल्कुल देखें तो इरिलेवेंट है। तो देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज हाउस है CLSA, उनका कहना है कि अभी तो बिजनेस शुरू किया है, अभी आने वाले समय में कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी तब हम इसके प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है उनको तो वो हजम भी नहीं हो रहा। तो आप समझ ही सकते हो कि ये जो है आंकड़े बिल्कुल सही है। अब उनका कहना है कि आने वाले समय कंपनी अपने सुरक्षित लॉन्च प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तब कोशिश शुरू कर चुकी है। उन्होंने अपना फोकस बदला है और कंपनी बीमा के बिजनेस में भी आगे बढ़ेगी, ब्रोकिंग बिजनेस में आगे बढ़ेगी, जिससे आने वाले समय अपॉर्चुनिटी है। तो ब्रोकरेज हाउस उत्साहित है इसको लेकर। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो, इस रिजल्ट से कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आज तक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिस सेक्टर में कदम रखा है वो उसमें मार्केट लीडर बन के निकली है। चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जियो का टेलीकॉम बिजनेस हो या फिर उनका रिटेल का बिजनेस हो। आप देख सकते हो कि टेलीकॉम का बिजनेस उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी और उनकी पोजीशन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आप देख सकते हो कि वो टॉप की कंपनी बनी एक बार और उन्होंने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को पछाड़ा। तो ये आप समझ ही सकते हो कि उनका जो एग्रेसिव तरीके से स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं उसका फायदा उनको देखने को मिलता है। तो इस सेक्टर में भी वो आने वाले समय मार्केट लीडर बन सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल कंपनी ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है जो रिटेल कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सके और साथ में मर्चेंट्स और एंड कंज्यूमर को भी अपने साथ ऐड करे।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ऑलरेडी टेलीकॉम रिटेल बिजनेस के माध्यम से एक बड़ा कस्टमर बेस है, जिसका वो फायदा पूरी तरह से उठा सकते हैं। और कंपनी आने वाले समय सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड जो प्रोडक्ट है लॉन्च करने जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो उनका फोकस होगा वो सिर्फ सिक्योर्ड लोन पे होगा। और इसके पीछे वजह है आरबीआई की गाइडलाइन। आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन के लिए बहुत ज़्यादा एनबीएफसी को इस समय एक तरह से बंधन लगाया है, और इसी वजह से जो पहले इनकी तैयारी थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये वो सिक्योर्ड लोन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कंपनी अपने कंज्यूमर डिवाइस जिसमें एयर फाइबर, फ़ोन, लैपटॉप, फाइनेंस, लीज ऑपरेटर मुहैया करने के लिए अलग अलग जो बहुत सारी सब्सिडीज़ कंपनी की बनाने की योजना बना रही है, जिसके माध्यम से एक सप्लाई चेन के माध्यम से लोगों को हर तरह से आप देखें तो ये लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा जैसे कि शेयर और म्यूचुअल फंड के बदले लोन सिक्योर लोन प्रोडक्ट ऑफर करने का भी विचार करी है कंपनी। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारा फंड है कंपनी के पास जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। कंपनी के जो बेस्ट क्रेडिट रेटिंग AAA मिलने की संभावना कंपनी को, यानी रेटिंग भी शानदार मिलेगी, जिससे उनको फंड जुटाने में भी कोई कमी नहीं आएगी। यानी आराम से वो अपनी कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं ट्रिपल रेटिंग के दम पे, और साथ में वो अपने फिनटेक कंपनी के कारोबार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का भी कहना है कि कंपनी संतुलित नजरिया अपना रही है, अपने पेमेंट बैंक और पेमेंट प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रही है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट कंज्यूमर लोन सुरक्षित और असुरक्षित सप्लाई चेन के ऊपर अच्छे से इसको फोकस करे, जिससे आने वाले समय कंपनी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यूबीएस जो ब्रोकरेज फर्म है, यूबीएस का मानना है कि बजाज फाइनेंस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस, जिससे इन्होंने इसकी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। यानी बजाज फाइनेंस को आने वाले समय बड़ी टक्कर मिल सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से। जैसे उनकी रणनीति पिछले दिनों देखी गई है, उस हिसाब से वो आने वाले समय इनके बिजनेस को छीन सकते हैं, उनका बिजनेस कम कर सकते हैं। और इस वजह से यूबीएस ने जो रेटिंग थी उसको सेल पे लाया है बजाज फाइनेंस के। और आप देख सकते हो कि जो टारगेट है उसको 6888 किया है। उनके हिसाब से देखें तो आने वाले समय इसमें 9% की गिरावट की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यूबीएस का मानना है कि जिस तरह से रणनीति के साथ आगे बढ़ते जियो फाइनेंशियल का बिजनेस और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो नजरिया पुराना हमने देखा है कि वो जिस सेक्टर में जाते हैं तेजी से उसमें कदम आगे बढ़ाते हैं और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने मार्केट प्लेयर को नीचे लाते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि बजाज फाइनेंस के बहुत सारे कस्टमर है जो जियो की तरह शिफ्ट हो जाए, जियो फाइनेंशियल अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। तो कुल मिला के ये एक तरह से देख सकते हो कि अब आने वाले समय क्या उस टक्कर तक पहुंचेगी। तो कि बजाज फाइनेंस जिसकी प्राइस 6,000 7,000 रुपये पर शेयर की है, उस हिसाब से क्या ये भी स्टॉक जाने वाला है। तो ऐसी संभावना बनने लगी है और इसीलिए आप समझ सकते हो कि यह स्टॉक जो अभी बिल्कुल कम प्राइस में मिल रहा है और लोग यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं। आज भी वो जो बड़ी बड़ी खरीदारी है वो इशारा कर रही है। और दूसरी तरफ देख सकते हो कि आप जो KR चौकसी की तरफ से जो आप देखें तो जो चौकसी है उन्होंने भी बाई की रेटिंग दी, उन्होंने 290 का टारगेट दिया। उनके हिसाब से आने वाले समय बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और ये स्टॉक आने वाले समय अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर बाजार खुलते ही यहाँ पे गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे खरीदारी की गई है। 245 की प्राइस है 1,52,000 शेयरों की। उसी समय 9:15 पर 245 की प्राइस से ही 1,33,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 245 की प्राइस से 1,68,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:23 पर 244 की प्राइस से 2,55,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:37 पर 244 की प्राइस से 2,18,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो सुबह सुबह देख लो कि गिरावट का फायदा उठा के लोगों ने खरीदारी की, लेकिन उसके बाद 10:38 पर 244 की प्राइस से 2,75,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:38 पर 243 की प्राइस है 1 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो देख सकते हो कि बाजार संभल गया तब तो ठीक है, वरना यहाँ पे गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, डीप में ये खरीदारी का मौका आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 244 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 239 तक जाएगा। बड़ी गिरावट हुई तो 232 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 255 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 262 तक स्टॉक जाएगा और एक बार इसको पार करते ही 267 तक भी जाएगा। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें निवेश करें, आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।